हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू नीट पे जीत सीरीज ऑफ लर्नो हब। तो मैं हूं शुभम फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो, वो भी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnerhub.com। तो चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं आपके डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो मैं तो चाहता हूं कि हर एक क्वेश्चन जब आपको स्क्रीन पर दिखे आप वीडियो को पॉज कीजिएगा, खुद कोशिश कीजिएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने की, और उसके बाद में रिज्यूम बैक करके आंसर तो आपको समझ में आ ही जाएगा क्योंकि मैं बताने ही वाला। ओके, तो आप जो कुछ भी चाहिए तो पेन लो, पेपर लो, नहीं चाहिए तो भाई दिमाग में ही सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं एंड लेट्स रॉक। तो ये रहा आपके सामने पहला सवाल। जिस साल में पूछा गया है वो तो यहां पर मेंशन किया गया है, सबको पता है। अब क्वेश्चन जो है आप पॉज कीजिएगा, जैसे मैंने कहा था ट्राई कीजिएगा। ओके, चलो आपने वो सब किया होगा, रिज्यूम बैक किया होगा आंसर के लिए। तो क्वेश्चन में पूछा है द स्टेबिलिटी ऑफ कॉपर 2+ इज मोर देन कॉपर प्लस सॉल्ट्स, मतलब 1+ वाले सॉल्ट्स। किसमें भाई बोल रहे स्टेबिलिटी ज्यादा है कॉपर 2+ की कॉपर 1+ सॉल्ट से? इन एक्वियस सॉल्यूशन की बात चल रही है, मतलब यहां पर ये दोनों आयंस एक्वियस आयंस की बात चल रही है। अब पूछ रहे हैं हमको कि ऐसा होता है क्यों, ड्यू टू क्यों। अब ये चीज हम लोग ने कॉन्सेप्ट एड ऑन में भी पढ़ी थी जब हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में समझ रहे थे। भले ही मैंने कहा था आपको कि कॉपर 2+ में D9 कॉन्फ़िगरेशन होता है और कॉपर 1+ में D10 कॉन्फ़िगरेशन होता है, मतलब 3D9 3D10 और 3D10 फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटॉल्स। ये देखते ही आप तो कहोगे कि सर ये तो उल्टा होना चाहिए था, कॉपर 1+ ज्यादा स्टेबल होना चाहिए था कॉपर 2+ से। पर कहानी में तो कुछ अलग ही ट्विस्ट आ रहा है। क्यों हो रहा था? क्योंकि भले ही कॉपर 2+ फॉर्म होने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ता है, सेकेंड IE इन्वॉल्व होती है, बिल्कुल होती है। यहां पर सिर्फ एक ही आयोनाइजेशन एंथैल्पी लगेगी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। यहां पर दो लगेंगे, फर्स्ट भी लगेगा, सेकेंड भी लगेगी। ओके, तो भले यहां पर ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें प्रोसेस में पूरे लग रही है कॉपर 2+ एक्वियस आयंस को फॉर्म करने के लिए। याद आ रही है वो प्रोसेस हम लोग ने जो पढ़ी थी भाई? कॉपर हमारा सॉलिड स्टेट में से हम लोग कॉपर 2+ आयन बना रहे एक्वियस स्टेट में, ऑक्सीडेशन करवा रहे, कॉपर से इलेक्ट्रॉन खींच के निकाल रहे, करेक्ट। फिर वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाला कॉन्सेप्ट, कैसे हम लोग उससे रिडक्शन पोटेंशियल पर आए थे, और फिर क्यों ऐसे हो रहा था ये मैंने कहा था आपको। बस एक सिंपल सी चीज है कि जब कभी आयंस हमारे गैसियस स्टेट से एक्वियस स्टेट में आते हैं, हमें पता है हाइड्रेशन एंथैल्पी इन्वॉल्व होती है। वो भी इनके केस में रिलीज, मतलब इनके केस में हम लोग ने देखा था कि रिलीज ऑफ एनर्जी हो रही है। ओके, नेगेटिव एनर्जीज हमें देखने को मिली थी हाइड्रेशन एंथैल्पी में। बस कॉपर 2+ के केस में भी जो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन है वो ओवरकम कर जाती है इसको, जो सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ना, उसको ओवरकम कर जाती है। कौन सी? हाइड्रेशन एंथैल्पी। और बस फिर कॉपर 2+ तो कहेगा बल्ले बल्ले मेरी तो मजे ही है। क्यों? क्योंकि भले ही मुझे फॉर्म होने के लिए ज्यादा एनर्जी का जाया करना पड़ रहा था, पर हाइड्रेशन एंथैल्पी ने कुछ थोड़ी बहुत मदद कर दी और फिर मेरे इस सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी को कॉम्पनसेट कर दिया। तो फिर कॉपर 2+ ज्यादा फेवरेबल होता है फॉर्म होना एज कंपेयर टू कॉपर 1+ आयंस एक्वियस स्टेट में। तो इसके खातिर फिर भाई कॉपर 2+ की कहते हैं हम लोग स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो वजह तो मैंने समझा दी। अब ऑप्शंस देखो भाई, एकदम सामने सामने आंसर रहेगा आपके। फर्स्ट एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन, सेकंड हाइड्रेशन एनर्जी, थर्ड सेकंड IE, फोर्थ फर्स्ट IE। अब इनमें से मैंने क्या कहा था, वजह तो यही है, हाइड्रेशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एनर्जी, करेक्ट। ना ही एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन है, ना सेकंड IE, ना फर्स्ट IE। तो अपना आंसर ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखने में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी तो मैं थोड़ा सा साइड में हट जाता हूं, पॉज कर लो, देख लो, सॉल्व कर लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके चलो, तो आई होप आपने ट्राई तो किया होगा। क्वेश्चन की लेंथ देख के आपको लगा होगा कि छोड़ो जाने दो, ऐसे मत करना भाई, क्योंकि नीट में सारे ही क्वेश्चन चिंगू चिंगू नहीं आते हैं। मतलब बस 2-3 लाइन लिख दी, 1 लाइन लिख दी, बस पूछ लिया। ऐसे भी आते हैं कई सारे, पर ऐसे भी आ जाएंगे दिमाग खराब करने वाले थोड़े बहुत, जिनमें बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिए होंगे, हमें ढूंढना होगा करेक्ट है इनकरेक्ट है वगैरह वगैरह। मेरा बताने का मतलब यही है कि सारी ही चीजें फैक्चुअल बेस्ड नहीं आएंगी नीट में, कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होना होगा इनऑर्गेनिक में भी। मैं हमेशा कहता हूं जितना जितना कोशिश कर सकते हो इनऑर्गेनिक को कॉन्सेप्चुअली समझने की, उतनी करो, अच्छा होगा।
उतना ही कम चीजों को याद रखना पड़ेगा और भाई फिर आंसर तो फटाफट आ जाएंगे एग्जाम में। तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। ओके, तो यही शब्द को थोड़ा बहुत ढंग से देखना है, भले हाँ आधा सेकंड ही क्यों ना देखो पर देखना जरूर, क्योंकि स्टेटमेंट्स पढ़ने में इतना टाइम इन्वेस्ट करोगे गलती से करेक्ट स्टेटमेंट देख के आ जाओगे और आंसर टिक कर जाओगे, तो ये गड़बड़ी मत करना। बोला है सिंपली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, ढूंढते हैं इनकरेक्ट स्टेटमेंट इनमें से। तो सबसे पहले क्या दिया है, ऑल द ट्रांजिशन मेटल्स एक्सेप्ट स्कैंडियम फॉर्म एमओ ऑक्साइड्स विच आर आयनिक। अब भाई ये जो चीज है बिल्कुल सही है, ओके होता है ऐसा। चलो फिर द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर, हमें इनकरेक्ट ढूंढना है ना, तो मैं इनकरेक्ट के बारे में ज्यादा फोकस करूंगा कि भाई इनकरेक्ट क्यों है। जो है वो तो आप एनसीईआरटी में भी देख सकते हो, लिखा हुआ है क्लियर कट ये वाली चीज। दूसरी चीज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर करस्पॉन्डिंग टू द ग्रुप नंबर, ठीक है, तो समझने वाली चीज है यहाँ पर, ऑक्सीडेशन नंबर हाईएस्ट वाला करस्पॉन्डिंग टू द ग्रुप नंबर। अब किसका ऑक्सीडेशन नंबर भाई, किसका, इन द ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड्स, बोले तो ये वाले ऑक्साइड्स ऐसे हमारे एमओ वाले। अब कौन से दिया है, इज अटेन्ड इन स्कैंडियम वाला ऑक्साइड टू मैंगनीज वाला ऑक्साइड, वो भी हमें फॉर्मूला दिया है SN नहीं Sc2O3, ओके वो तो टीन हो जाएगा, Sc2O3 टू Mn2O7। अब देखो इसका लॉजिक समझा देता हूं मैं, ये इसमें कहा है कि यहां पर स्कैंडियम जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, ओके जो कि है हमारा, सिंपली समझ में आ रहा है, ऑक्सीजन यहां पर -2 3 -2 -6, तो स्कैंडियम के दोनों के ऊपर +6 एक के ऊपर +3। उसी तरीके से देखना यहां पर Mn2O7 में भी ये -14 हो जाएगा ऑक्सीजन के पार्ट वाला, ये +14 तो +7 हो जाएगा एक मैंगनीज के ऊपर। तो आप देखोगे तो स्कैंडियम भाई ग्रुप 3 में ही फॉल करता है, बरोबर ना। कैल्शियम अपना पोटेशियम ग्रुप 1, कैल्शियम ग्रुप 2, थर्ड अपना 4th पीरियड में, करेक्ट। और फिर 3D सीरीज वाले एलिमेंट शुरू होते हैं, स्कैंडियम तो ग्रुप 3 में। अब पीरियोडिक टेबल थोड़ी दिखाने की जरूरत है यहाँ पर, ये तो अब तक वही दिमाग में स्कैन हो गया होगा पीरियोडिक टेबल, करेक्ट। अब तो एकदम लास्ट में आ गए हम लोग, सबसे लास्ट वाले टाइप के एलिमेंट्स पढ़ लिए DNF वाले, तो ये तो होना चाहिए। ओके अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा पीरियोडिक टेबल को रोज थोड़ा थोड़ा देखा करो, उसके साथ थोड़ा प्यार करो तो हो जाएगा याद वो भी। ओके याद मतलब क्या कि भाई कौन सा एलिमेंट कहां पर है उसका थोड़ा एक लॉजिक आइडिया होना चाहिए। तो स्कैंडियम ग्रुप 3 में होता है। उसके बाद आगे आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो जैसे आप नाम को याद रखो, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनाडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, पांचवा एलिमेंट मैंगनीज है। और उसके बाद ग्रुप 3 के बाद 4 5 6 7, तो देखो 1 2 3 4 5, पांचवा ग्रुप मैंने लिया। और मैंगनीज 7वें ग्रुप में होता है, देखो ऑक्सीडेशन स्टेट +7 शो कर रहा है। तो यही चीज बोला है इस स्टेटमेंट में, करेक्ट, कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो हो रहा है इन ट्रांजिशन मेटल वाले हमारे मतलब ट्रांजिशन मेटल्स का, वो ग्रुप नंबर से उनके करस्पॉन्ड हो रहा है क्या नहीं इन ऑक्साइड्स में। तो हो रहा है भाई, स्कैंडियम टू मैंगनीज होता है, ओके होता है, ये मैं आपको कह रहा हूं, टेक्स्ट बुक में भी एकदम एनसीईआरटी में अच्छे से दिया हुआ है, और यहां पर एक प्रूफ भी हो गया आपको कि भाई स्कैंडियम का है, मैंगनीज का है, बीच वालों का भी होता है। क्लियर। चलो हमें ढूंढना है इनकरेक्ट वाला, तो करेक्ट वाले पे ज्यादा टाइम नहीं इन्वेस्ट करते, इनकरेक्ट वाला इनकरेक्ट क्यों है वो देखना है हमें, क्योंकि भाई हमको तो पता है नीट में सिंगल करेक्ट आंसर रहता है, तो ज्यादा दिमाग दौड़ाना नहीं है, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर तक पहुंचना है हमें। तीसरा, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम V2O3 टू V2O4 टू V2O5। ए भाई साहब ये गड़बड़ है, ये गलत है। कैसे देखना, वैनाडियम यहां पर ऑक्सीजन 6- ये +3 है, ओके यहां पर 8- तो ये +4 है, और यहां पर 10- तो ये +10 +5 है। तो जैसे जैसे हमारा ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है वैनाडियम का इन ऑक्साइड्स में, उसका एसिडिक नेचर बढ़ता है भाई। बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज नहीं होता फ्रॉम V2O3 टू V2O5, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, इसीलिए गलत है। समझ में आ गया बात। तो पहला इनकरेक्ट तो मिल गया भाई, सी। फिर V2O4 डिसॉल्व्स इन एसिड्स टू गिव VO4 3- सॉल्ट्स, गलत भाई। V2O4 नहीं, वैनाडियम पेंटॉक्साइड डिसॉल्व होता है एसिड में और फिर हमें VO4 3- वाले सॉल्ट्स देता है, तो V2O5 देता है हमें, तो ये भी गलत है हमारा। क्लियर, समझ में आ गया बात। V2O5 लिख देता हूं मैं यहां पर, देखो ओके। और फिर बाद में CRO वाला हमारा जो क्रोमियम ऑक्साइड है इज बेसिक, बट Cr2O3 इज एम्फोटेरिक, ये सही है, ओके। तो गलत कौन से मिले, CND बस। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, CND कहां मिल रहा है, कहां मिल रहा है, CND ओनली, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर। तो गलत क्यों गलत है वो मैंने समझाया, और हमें तो मिल गया हमारा CND ओनली ऑप्शन। हाँ देखो ये पिछला वाला सवाल भी जो था, ये वाला भी सवाल देखो, ये रीनीट में आया हुआ था 2022 के, तो उसमें से भी कुछ मुझे लगे सवाल मतलब मिल रहे, तो उसमें से भी मैंने लिए।
तो आप जितना हो सके PYQs देख सकते हो, सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो, थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। ओके, बहुत ही इजी टाइप भी आ जाते हैं कभी कभी, और कभी कभी काफी मुश्किल से भी आ जाते हैं। ओके, मतलब लेवल तो मॉडरेट से लेके, मतलब थोड़ा इजी मॉडरेट से लेके डिफिकल्ट तक पहुंचेगा ही। चलो इसको देखते हैं। अब देखना, ये काफी आसान सा सवाल है। डिक्रीज इन द साइज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। भाई ठीक है, लेफ्ट टू राइट साइजेस में छोटूपना आना इन एक्टिनॉइड सीरीज। हाँ, अब ये एक्टिनॉइड सीरीज में बोल रहा है, मतलब ये चल रही है बात एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की। ठीक है, मैं लिख देता हूं एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये भी होता है भाई लैंथोनॉइड जैसा ही, एक्टिनॉइड्स में भी लेफ्ट टू राइट साइजेस में डिक्रीज दिखती है। बोला क्या गया है, ये एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर एंड ग्रेजुअल देन दैट इन द लैंथोनॉइड सीरीज। मतलब लैंथोनॉइड कॉन्ट्रैक्शन तो एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ग्रेटर है एंड ग्रेजुअल भी है देन द लैंथोनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ऐसे बोला है। ओके, ये दो चीजें देन लैंथोनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब पूछा गया है ड्यू टू क्यू ऐसा एक्टिनो, इसका मतलब इतना ही है कि भाई कॉन्ट्रैक्शन ग्रेटर है बोला जा रहा है। अब कॉन्ट्रैक्शन ग्रेटर है मतलब सिकुड़ना, कॉन्ट्रैक्शन सिकुड़ना होता है, तो यहां पर साइजेस छोटी छोटी हो रही है, तो हम लोग साइज को ही बोल रहे हैं ना, सिकुड़ रहा है साइज। और ये जो साइज में जो डिक्रीज है या फिर साइज जो सिकुड़ रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, ये ग्रेटर है एक्टिनॉइड्स के केस में, ऐसे बोला है, देन लैंथोनॉइड्स। ओके, अब पूछ रहे हैं ऐसा क्यों है। देखो यहां पर भी कॉन्सेप्चुअल चीज है, पर फिर भी काफी सिंपल से क्यों, क्योंकि लैंथोनॉइड में कॉन्ट्रैक्शन होता है बहुत ही खराब शील्डिंग ऑफ 4f की वजह से, 4f ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ऑर्बिटल के। यहां पर होता है बहुत ही खराब शील्डिंग ऑफ 5f ऑर्बिटल की वजह से, और क्योंकि 5f ऑर्बिटल की पुअर शील्डिंग होती है, ओके, तो इसीलिए और अच्छे से साइज में खिंचाव मतलब कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है, और वो तो भाई लैंथोनॉइड से भी ज्यादा आता है। तो क्यों आता है, बस इन 5f वाले बहुत ही निकम्मे से इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ओके, मैं मजाक में बोल रहा हूं इनको निकम्मा, ऐसे नहीं है ये, बस शील्डिंग में निकम्मे है भाई। अब इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन होता है, पर शील्डिंग में काम नहीं कर रहा है हमारा 5f ऑर्बिटल वाला इलेक्ट्रॉन। इसके वजह से भाई इनमें एक्टिनॉइड्स में साइजेस में जो डिक्रीज है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू लैंथोनॉइड। बात समझ में आ गई। तो ये रहा आपके सामने ऑप्शंस। अब तो ऑप्शन आप सही टिक कर दोगे। 4f ऑर्बिटल्स आर पेनल्टीमेट है, ये तो है बिल्कुल नहीं, क्या ही संबंध है, कुछ नहीं। 4f ऑर्बिटल्स आर पेनल्टीमेट, ये तो पहले ही गलत है, पेनल्टीमेट नहीं होते भाई, 4f प्री पेनल्टीमेट होते हैं, थर्ड लास्ट शेल होता है, ये भी हम लोग ने समझा था। ओके, कॉन्सेप्ट एड ऑन में। फिर 4f ऑर्बिटल्स हैव ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट। अरे भाई ये क्या ही बोल रहे हैं, 4f ऑर्बिटल्स के पास कैसे शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है, ये भी पुअर ही शील्डिंग करते, करेक्ट। 5f ऑर्बिटल्स हैव पुअर शील्डिंग इफेक्ट, हाँ करेक्ट, ये हमारा सही आंसर है, मतलब सही ऑप्शन है। 5f ऑर्बिटल्स हैव ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट, गलत गलत गलत। ठीक है, तो समझ में आ गई बात। 5f के पुअर शील्डिंग की वजह से ऐसा ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन दिख रहा है एक्टिनॉइड्स में देन लैंथोनॉइड्स, तो 5f ऑर्बिटल्स हैव पुअर शील्डिंग इफेक्ट, ये करेक्ट आंसर। चलो अगला सवाल देखते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। अब इन द लाइट ऑफ अबाउट स्टेटमेंट्स चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हमें ढूंढना है। ओके, अब देखना स्टेटमेंट्स को पढ़ना पड़ेगा और फिर हम लोग पहुंच सकते हैं मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर तक। तो स्टेटमेंट 1 में क्या दिया है, Cr2+ इज ऑक्सीडाइजिंग। ठीक है, तो जो कुछ भी है फटाफट मैं यहां पर लिख देता हूं, Cr2+ इज ऑक्सीडाइजिंग बोला है। ओके, एंड Mn3+ इज रिड्यूसिंग इन नेचर, Mn3+ इज रिड्यूसिंग इन नेचर। अब नेचर बोला है दोनों का, मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बोल रहे हैं और ये रिड्यूसिंग एजेंट है बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है। Cr3+ इज ऑक्सीडाइजिंग एंड Mn3+ इज रिड्यूसिंग इन नेचर, तो नेचर की बात चल रही है इसीलिए मैं एजेंट्स बोल रहा हूं इनको, क्लियर। उसी तरह से स्टेटमेंट 2 में क्या दिया है, स्कैंडियम 3+ कंपाउंड्स आर रिपेल्ड बाय द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। अब स्टेटमेंट देते टाइम पे थोड़ा घुमा के दिया, देखो ये कंपाउंड स्कैंडियम 3+ वाले रिपेल होते हैं बाय अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, मतलब दूरे दूरे भाग रहे हैं, मतलब ये डायमैग्नेटिक है। तो स्कैंडियम बोलना चाह रहे हैं कि ये स्कैंडियम 3+ वाले कंपाउंड जो है डायमैग्नेटिक है। ओके, ये होगी दूसरी स्टेटमेंट। तो देखो ध्यान देना, कभी भी अगर स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन होंगे ना और ऐसे कुछ ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग या फिर कुछ ट्विस्ट करके कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए, तो सिंप्लीफाइड वे में लिख के लो पहले, उसके बाद इनके ऊपर सोचना शुरू करो, फटाफट हो जाएगा काम। ओके, बार बार स्टेटमेंट पढ़ना नहीं पड़ेगा हमें। अब वही है भाई, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इनकरेक्ट है यही ढूंढना है, क्योंकि ऑप्शन पढ़ के यही समझ में आ रहा है हम लोग को, करेक्ट कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट, तो यही ढूंढना है करेक्ट कौन सा है इनकरेक्ट कौन सा है। ओके, या फिर चेक करना है भाई करेक्ट है कि नहीं सारे। तो सबसे पहले वाले स्टेटमेंट में ये दो चीजें दी हुई, इनको चेक करना पड़ेगा। अब अगर मैं Mn3+ की बात करूं
तो इसका कॉन्फ़िगरेशन तो D4 है। ओके, आप देखोगे ना मैंगनीज 4s2 3d5। ओके, तो बोलते टाइम पर मैं उल्टा बोल रहा हूँ, लिखते टाइम पर हम लोग को उल्टा लिखना है, 3d5 4s2 कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखना है, करेक्ट। पर इलेक्ट्रॉन निकलता है कैसे है, पहले ns में से फिर n-1d में से, तो इसीलिए फिर जिस तरीके से ऑर्बिटल्स फिल हो रहे उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन भाग जाते हैं। तो इसीलिए जब मैंगनीज में से, देखना मैंगनीज है अपना 4s2 3d5 में से 3 इलेक्ट्रॉन भाग जाएंगे, तो s में से पहले 2 भागेंगे, फिर d में से 1 भागेगा, तो s में से 2 गए तो गए, d में से 1 गया, मतलब d4 कॉन्फ़िगरेशन, करेक्ट। 3d4 बोले तो d4 कॉन्फ़िगरेशन, मैं शॉर्ट फॉर्म में बोलता हूँ। ओके, आप भी हो जाओगे, आपके भी दिमाग में आ जाएगा वो शॉर्ट फॉर्म। अब इस मैंगनीज को D4 में आने के बाद लगता है कि भाई मेरा हाफ फिल्ड d ऑर्बिटल्स होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं मेरे D5 कॉन्फ़िगरेशन में, मतलब हाफ फिल्ड d ऑर्बिटल जब मेरे होते हैं तब मैं खुश होता हूँ, क्योंकि हाफ फील्ड है ना, हमको पता है हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स स्टेबल होते हैं। तो इसीलिए मैंगनीज सोचता है कि मुझे खुशी चाहिए, तो ओके, खुशी मतलब समझ जाना, तो खुशी चाहिए, इसीलिए फिर ये इलेक्ट्रॉन जो है गेन करने की चाहत रखता है बहुत ज्यादा, ताकि ये D5 कॉन्फ़िगरेशन में आ जाए, मतलब 3d5 हो जाए और स्टेबल हो जाए। तो अगर इलेक्ट्रॉन गेन करने की बहुत चाहत रखता है, मतलब ये बहुत प्यार से अच्छे से एकदम खुद रिड्यूस हो जाता है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की चाहत रखता है तो खुद अच्छे से रिड्यूस होगा, तो फिर दूसरे को मस्त तरीके से ऑक्सीडाइज करेगा, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, करेक्ट। पर यहां पर तो स्टेटमेंट में बोला रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, तो स्टेटमेंट भी गलत हो गया। लॉजिक समझ में आ गया, ये तो एक्चुअल में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। अब ऑन द कॉन्ट्ररी अगर हम लोग Cr2+ को देखेंगे, तो ये जो Cr2+ D4 कॉन्फ़िगरेशन में होता है, इसका भी कुछ ऐसी ही कहानी है। देखो इसमें मैं यहां पर इरेज कर देता हूं, देखो बस 4s1d5 होता है क्रोमियम में, करेक्ट। तो Cr2+ के लिए यहां से एक चला गया, यहां से एक चला गया, तो ये तो गया 4s0 हो गया, यहां से और एक चला गया, तो D4 कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो D4 कॉन्फ़िगरेशन, अब इस D4 में से इसको अगर आप सोचोगे इसकी ही तरह कि भाई इसको भी लालच है एक और इलेक्ट्रॉन गेन करके D5 बनने की, तो शायद गड़बड़ कर दोगे, क्योंकि ये इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट जो है ना, हमें शायद इस तरीके से सोचने को मजबूर करता है। पर जब हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ेंगे ना, तो हमको समझ में आता है कि चीजें हमेशा उस सेट पैटर्न के हिसाब से नहीं चलेंगी। ओके, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में ना हम लोग थोड़ा स्प्लिटिंग पढ़ेंगे, डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग, मतलब अगर ये 5 डी ऑर्बिटल्स है, देखो इसका D4 कॉन्फ़िगरेशन है ना, तो ये 5 डी ऑर्बिटल्स ऐसे 1 2 3 4 5, हमें पता है dxy dyz dxz dx² - y² और dz², ये 5 डी ऑर्बिटल्स है। तो इनमें ऐसे चारों में ऐसे एक एक इलेक्ट्रॉन बसा हुआ है, और हम लोग इनको एक लाइन में ऐसे लिखते हैं ये बताने के लिए कि भाई ये सेम एनर्जी वाले हैं, डीजेनरेट है। पर कुछ कारणों के वजह से, कुछ इन्फ्लुएंसेस की वजह से, जो हम लोग कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे अच्छे से, थोड़ा लिंक्ड क्वेश्चन है ये दोनों चैप्टर से थोड़ा बहुत, तो हो जाता है ऐसे कुछ कहानी में ट्विस्ट कि जब ये D4 कॉन्फ़िगरेशन में आ जाता है, तो इसकी चाहत हो जाती है कि ये D3 कॉन्फ़िगरेशन में चला जाए। ओके, D3 में एक और उड़ा दे, ऐसे D3 कॉन्फ़िगरेशन में चला जाए। अब इस D3 कॉन्फ़िगरेशन में ये क्यों चाहता है, क्योंकि ये D ऑर्बिटल्स सेम एनर्जी लेवल के नहीं रहते, ये जो दो ऑर्बिटल्स है ना, ये हायर एनर्जी पर चले जाते हैं, मतलब इनकी एनर्जीज हायर हो जाती है। ओके, स्प्लिट हो जाती है, इनकी स्प्लिटिंग हो जाती है डी ऑर्बिटल्स की, ओके, एनर्जी के टर्म्स में। तो ये जो दो है ऊपर चले जाते हैं, इनको हम लोग Eg करके ऑर्बिटल्स कहते हैं, नीचे वाले को T2g करके कहते हैं, सब पढ़ेंगे हम लोग। बस बेसिक बताना चाहता हूं मैं आपको कि जब ये नीचे वाले 3 यहां पर हाफ फिल्ड हो जाते हैं, तो भाई क्रोमियम का जो क्या होगा, देखो यहां से एक और इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, D4 से D3 हो रहा है, तो क्रोमियम का 2+ एक और इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 3+ जो है ये क्रोमियम का 3+ ज्यादा स्टेबल होता है D3 कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, जिसमें ये 3 इलेक्ट्रॉन्स बसे हुए हैं ऐसे हाफ फिल्ड T2g ऑर्बिटल्स में। ओके, समझ जाओगे अच्छे से, और अगले चैप्टर समझते मतलब पढ़ने के बाद। तो इसके कारण फिर इसकी इच्छा क्या हुई, इलेक्ट्रॉन देने की इच्छा हुई, D4 से D3 होने की इच्छा, और इस इच्छा के खातिर मतलब ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है हमारा Cr2+, तो दूसरे को एकदम कस के रिड्यूस करेगा, तो ये तो एक्चुअल में रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, और दिया क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, करेक्ट। ये तो गलत है, ये सही है हमारा, ठीक है। तो लॉजिक समझ में आ गया। तो दोनों भी हमारी जो चीजें हैं स्टेटमेंट 1 में दी हुई वो गलत है, तो हमारा स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट हो गया।
अब अगर आप ऑप्शंस देखोगे तो भी आपको समझ में आएगा कि 2 तो एलिमिनेट हो जाएगी, क्योंकि देखो इसमें बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट बोला है, पर स्टेटमेंट 1 तो इनकरेक्ट है, पहला वाला ही, तो ये तो गया। फिर नीचे बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट, हाँ ये हो सकता है, तो ये अभी तक बचा हुआ है क्योंकि पहला वाला तो इनकरेक्ट है। और फिर स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ये भी गया क्योंकि स्टेटमेंट 1 तो इनकरेक्ट है। तो देखो अभी इसमें और इसमें रेस चल रही है। अब ये समझ में आएगा तब जब हम लोग दूसरा स्टेटमेंट समझेंगे और ध्यान देने की कोशिश करेंगे कि भाई ये स्टेटमेंट 2, देखो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट, इसके हिसाब से स्टेटमेंट 2 अगर इनकरेक्ट है तो ये हो जाएगा अपना सही, करेक्ट। अगर स्टेटमेंट 2 करेक्ट है तो ये हो जाएगा सही। अब देखते हैं स्टेटमेंट 2 के बारे में। तो बोला है स्कैंडियम 3+ वाले कंपाउंड्स डायमैग्नेटिक है, कैसे पता चलेगा भाई? स्कैंडियम 3+ का कॉन्फ़िगरेशन देखने की कोशिश करो। ओके, स्कैंडियम तो पहला ही एलिमेंट है अपना, करेक्ट। उसमें 4s2 3d1, ओके, इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन है। लिखते टाइम पर 3d1 4s2 लिखेंगे हम लोग, ओके। बोलते टाइम पर मैं ऐसे बोल रहा हूँ फिलिंग वाले ऑर्डर में, क्योंकि निकालते टाइम पर भी हम लोग फिलिंग वाले ऑर्डर में, बताया मैंने आपको। तो 4s2 3d1 में से पहले s में से 2 भाग जाएंगे और फिर d में से 1 भाग जाएगा, तो बचेगा क्या? फिर आर्गन ही बचेगा ना। कॉन्फ़िगरेशन कैसा है देखो, इस तरीके से लिख के दिखाता हूं मैं, 3d1, ओके, आर्गन, उसके बाद 3d1 4s2, ओके, 18 20 21 स्कैंडियम। तो अब जब 3 निकल जाएंगे तो s में से पहले 2 भाग जाएंगे, तो ये s तो 0 हो गया, और फिर बचा एक और निकलना बाकी है, तो ये d में से ही भाग जाएगा। तो s भी खाली, d भी खाली, अब भरा हुआ आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन होगा। आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन सबको पता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 तक, करेक्ट। तो यहां पर इसका मतलब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं। अब देखना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का एब्सेंस है इसमें, तो इसी वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पर दूर दूर भागता है। समझ में आ गई बात? अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसमें होते तो ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पर पास जाता। यही तो था ना, हम लोग ने पढ़ा था मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में, क्योंकि पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। पैरामैग्नेटिक बोले तो पास आने का बिहेवियर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, डायमैग्नेटिक का पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बिहेवियर होता है। तो यहां पर डायमैग्नेटिक बिहेवियर दिखाएगा, क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स तो पेयर्ड है 3p6 तक, तो पेयर्ड है मतलब डायमैग्नेटिक बिहेवियर। और स्कैंडियम 3+ देखो डायमैग्नेटिक बिहेवियर दिखाएगा, तो सही जा रहे हैं हम लोग, तो इसका मतलब स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। अब देखना, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, बिल्कुल सही, बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ये वाला सही जा रहा है, तो हमारा ऑप्शन होगा 4। बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं। छुट्टू सा दिख रहा है सवाल, तो दिमाग दौड़ाना पड़ेगा। देखो आई होप आपने ट्राई किया होगा, चलो पहुंच भी गए होंगे राइट आंसर तक। क्या दिमाग लगाना है? बोला क्या है? गाडोलिनियम हैज लो वैल्यू ऑफ 3rd IE बिकॉज ऑफ, तो भाई इसका तीसरा IE लो है, क्यों? बस इतना ही पूछा है। अब आप कहोगे कि भाई ये तो आसान लग रहा है, पर देखना ऑप्शंस में जो दिया हुआ है इसमें ऑप्शन देख के भी पता चल जाएगा मोस्टली, पर फिर भी यहां पर जब तीसरे आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात चल रही है, मतलब गाडोलिनियम का 3+ आयन बनाने की बात चल रही है, वो भी गाडोलिनियम के 2+ में से, ओके, मतलब पहले ही 2 इलेक्ट्रॉन्स का खात्मा हो गया है। अब उसमें भी देखना, अगर आप गाडोलिनियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो ये कुछ ऐसे होगा, ज़ेनॉन, ओके, फिर 4f 5d 6s, तो 6s में 2 भरे होंगे, 5d में 1 और 4f में 7 होंगे, ओके। थोड़ा 7 मतलब हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन के लिए ललचाने वाला ये हमारा गाडोलिनियम है, इसीलिए d में 1 इलेक्ट्रॉन इसका है, ओके। तो बात यह है यहां पर कि जब 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल चुके हैं इसके Gd2+ में, तो बचा क्या है अपने पास? सिर्फ गाडोलिनियम 2+ के पास 5d1 4f7 बचा है, और ज़ेनॉन, करेक्ट, इनर कोर, उसको तो छोड़ दो। अब इसमें से गाडोलिनियम 2 में से 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, मतलब कौन सा जाएगा? ये चला जाएगा, तो ये चला जाने के बाद तो ये तो 4f7 हो जाएगा ना। तो बेसिक सा लॉजिक है भाई, अगर हाफ फील्ड ऑर्बिटॉल्स हो रहा है हमारा, ओके, p ऑर्बिटॉल्स अगर हाफ फील्ड है तो हमको पता है कि वो स्टेबल होता है, तो इसीलिए कितनी बार हम लोग ने नाइट्रोजन वगैरह के केस में भी देखा था कि ये लोग थोड़ा प्यार से दे देते इलेक्ट्रॉन। प्यार से मतलब ऐसे नहीं कि भाई कुछ एनर्जी दो मत, दे देंगे इलेक्ट्रॉन, थोड़ी कम एनर्जी दी तो भी चला लेते हैं ये लोग काम,
इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो यहां पर गाडोलिनियम भी वही कर रहा है, वो कहता है कि चलो थोड़ी कम एनर्जी मुझे दे दी तो भी मैं चला लूंगा काम तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, क्योंकि मेरा तीसरा इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद हाफ फिल्ड एफ ऑर्बिटॉल्स होगा, मैं तो खुश होऊंगा, मेरे को स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो अब इसका लॉजिक ना एक्सचेंज एनर्जी के साथ कैसा होता है मालूम है? अगर हाफ फिल्ड ऑर्बिटॉल्स है ना तो मैक्स एक्सचेंज एनर्जी होती है। चैप्टर नंबर 2 में स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा होगा आपने। ओके, तो यहां पर इन्होंने क्या किया है ना, हमें ऑप्शन में एक्सचेंज एनर्जी के टर्म्स में पूछा है। ओके, रीजन तो बस इसी के खातिर, क्योंकि मैक्स एक्सचेंज एनर्जी हो जाती है, देखो लिख दिया मैंने गाडोलियम के केस में, तो इसीलिए ये तैयार हो जाता है थोड़े कम एनर्जी में तीसरा इलेक्ट्रॉन भगाने के लिए। तो क्या है भाई? हाई एक्सचेंज एंथैल्पी, करेक्ट ऑप्शन। ये हाई ईएन, हाई बेसिक कैरेक्टर, स्मॉल साइज, इनका कोई लेना देना नहीं है यहां इस कॉन्सेप्ट से हमारे। क्लियर? मतलब मोस्ट अप्रोप्रिएट हमारा एक्सचेंज एंथैल्पी की वजह से ही ये हो रहा है, इसीलिए हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर एक्सचेंज एंथैल्पी है, हाई एक्सचेंज एंथैल्पी। चलो ये भी थोड़ा दिमाग लगाने वाला सवाल है, देखना। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग इज, गलत गलत ढूंढो। चलो, तो सबसे पहला दिया है एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर फॉर एलिमेंट टू एलिमेंट देन द लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब भी थोड़ी देर पहले देखा था, ये तो सही है भाई, गलत नहीं है। चलो आगे बढ़ते। मोस्ट ऑफ द ट्राइवेलेंट लैंथेनॉइड आयंस, Ln3+ वाले आयंस की बात चल रही है, आर कलरलेस इन सॉलिड स्टेट। अब ये पढ़ते ही आपके दिमाग में ऐसे बल्ब जैसे लाइट चमकनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो दिया है ये गलत है, और ये गलत क्यों है पता है? क्योंकि हमारे Ln3+ आयंस के बारे में पूरा का पूरा उल्टा बोला है इन लोग ने। मोस्ट ऑफ द ट्राइवेलेंट लैंथेनॉइड आयंस जो है ना हमारे Ln3+ आयंस, ये कलर दिखाते हैं। ओके, सिर्फ इनमें जो 4f में 0 इलेक्ट्रॉन्स लेके बैठा हुआ है, मतलब मैं मजाक कर रहा हूं, 4f में 0 इलेक्ट्रॉन्स लेके बैठा हुआ है, मतलब 4f में इलेक्ट्रॉन्स नहीं है ऐसे मैं बोल रहा हूं, और जो 4f में 14 इलेक्ट्रॉन्स लेके बैठा हुआ, अब ये मैं सही कह रहा हूं, मतलब ये मजाक नहीं कर रहा हूं, वहां पर भी मजाक नहीं कर रहा था, ये बताने की कोशिश कर रहा था कि भाई 4f 0 जिनका होगा और जिनका 4f 14 होगा, ये लोग, ये बंदे हमारे, मतलब ये एलिमेंट्स हमारे कलर नहीं दिखाएंगे, भले वो सॉलिड स्टेट हो, मतलब यहां पर जो दिया है ना वैसे एक्वियस और सॉलिड स्टेट में कलर नहीं दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो जैसे हम लोग ने ट्रांजिशन एलिमेंट्स में कलर का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वो होता क्यों है भाई? डी ट्रांजिशन की वजह से। डी ऑर्बिटॉल में से डी ऑर्बिटॉल में इलेक्ट्रॉन भागेगा, लोअर में से हायर में, करेक्ट, लोअर डी ऑर्बिटॉल से हायर डी ऑर्बिटॉल में। ओके, वो डीजेनरेसी ऑफ ऑर्बिटल्स वाली कॉन्सेप्ट है ना, वो हम लोग कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा कि भाई लिगैंड्स की वजह से कैसे ये डीजेनरेसी वाली नहीं, मतलब डीजेनरेट ऑर्बिटल्स नहीं रह पाते, डीजेनरेट उसकी कॉन्सेप्ट बोले तो, डीजेनरेट बोले तो एकदम सिंपल भाषा में सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल सेम एनर्जी वाले नहीं रहते, वो वाला कॉन्सेप्ट। तो यहां पर ट्रांजिशन मेटल में जैसे डी ट्रांजिशन था, मेरे को बताने का यही मतलब है, उसके जैसे कलर शो हो रहा था, सेम टू सेम वैसे ही एफ ट्रांजिशन के वजह से कलर शो होता है। ओके, एफ ब्लॉक में भी। अब यहां पर मतलब यहां पर एफ ट्रांजिशन करने के लिए जैसे डी वालों में डी ऑर्बिटल में एक तो पूरे का पूरा डी ऑर्बिटल भरा होगा तो नहीं होगा डी ट्रांजिशन, सिंपल सा लॉजिक था ना। ओके, सारे ऑर्बिटल्स अगर भरे हुए हैं तो कैसे नीचे वाले से उड़ी मार के ऊपर वाले में इलेक्ट्रॉन जाएगा? नहीं जाएगा। वैसे ही अगर एफ में भी सारे ऑर्बिटल्स भरे हुए हैं तो नहीं हो जाएगा। वैसे ही अगर एफ में कुछ भी नहीं है तो फिर भी कैसे होगा? नहीं होगा ना एफ ट्रांजिशन। तो इनको छोड़ के बीच में जो है ना भाई, वो मोस्टली कलर दिखाते हैं सॉलिड और एक्वियस स्टेट में, और यहां पर तो उल्टा बोला है, मोस्ट ऑफ द ट्राइवेलेंट लैंथेनॉइड आयंस आर कलरलेस बोला है इन सॉलिड स्टेट, बल्कि होता है कलर्ड इन सॉलिड स्टेट एक्वियस स्टेट में भी। ठीक है, ये गलत हो गया, और हमको तो पूछा वही है, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग, मिल गया गलत। हम देखते बाकी के दोनों के बारे में देखते। लैंथेनॉइड्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल सही भाई, अच्छे होते हैं ये कंडक्टर्स। और लास्टली एक्टिनोइड्स आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स, बच के रहना भाई इनसे, स्पेशली व्हेन फाइनली डिवाइडेड। ठीक है, ये भी हमारा सही स्टेटमेंट है। तो इनकरेक्ट हमारा 2, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज 2। चलो आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, फिर से वही, इन लोग को ना अच्छा लगता है ये डीएनएफ में से इनकरेक्ट खेलना ही अच्छा लगता है। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं इनकरेक्ट कौन सा है। पहला क्या दिया है? जिरकोनियम एंड हाफनियम हैव आइडेंटिकल रेडियाई। अरे होता है, सच में होता है। क्यों? यूट्रियम के बाद जिरकोनियम, और फिर यूट्रियम के नीचे लैंथेनम से लेके लुटेशियम तक हमारे जो एफ ब्लॉक वाले एलिमेंट्स है। ओके, एज सच लैंथेनम एफ में नहीं हम लोग पकड़ते उसको, पर फिर भी पढ़ते उनके साथ है, पढ़ा है हम लोग ने। पर उसके बाद आता है हमारा
लैंथेनम लुटेशियम के बाद हाफनियम, ओके, लाहफ। तो ये मैंने बताया था आपको, क्योंकि लैंथेनम टू ल्यूटेशियम साइज में होती है डिक्रीज, और फिर बाद में हाफनियम की साइज इतनी हो जाती है, कितनी बार बोला है मैंने ये, ऑलमोस्ट 159 पिकोमीटर के आसपास कुछ हो जाती है, ओके। और यहां पर हमको तो पता है अक्रॉस द पीरियड 3D 4D और 5D में जाओ, किसमें भी जाओ, साइजेस में तो डिक्रीज आती है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स वाले ही चीज में हम लोग ने पढ़ा था, एटॉमिक साइजेस में ही, ओके। वो कर्व वाले, कर्व याद आ रहे हैं आपको उसमें, ओके, ग्राफ में। तो यहां पर तो साइजेस घटती है, तो यूट्रियम से जिरकोनियम की साइज घटेगी, बिल्कुल वैसे ही लैंथेनम से हाफनियम साइज घटती है, पर वो लैंथेनम टू ल्यूटेशियम ही इतनी घट जाती है, इतनी घट जाती है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, कि भाई हाफनियम की साइज 159 पिकोमीटर बन जाती है, और यहां पर यूट्रियम टू जिरकोनियम साइज घट के 160 पिकोमीटर बन जाती है, और इस चक्कर में जिरकोनियम हाफनियम का साइज तो सेम टू सेम हो जाता है। उसी तरीके से बाकी जो हमारे 4D के एलिमेंट्स है, उनका साइज हमारे 5D के एलिमेंट्स के साथ मेल खाने लगता है, क्योंकि वैसे ही होगा ना, साइजेस तो आगे आगे रिड्यूस ही होगी, यहां पर भी 4D में भी और 5D में भी यही होगा, ओके। तो रिडक्शन जो है साइज का चलते रहता है दोनों के साथ, मतलब दोनों के केस में 4D 5D में एक साथ। तो हमारा पॉइंट ये है भाई, जिरकोनियम हाफनियम का रेडियाई आइडेंटिकल है। वो क्या बोला है, जिरकोनियम एंड हाफनियम है आइडेंटिकल रेडियाई ऑफ 160 पिकोमीटर 159 पिकोमीटर रेस्पेक्टिवली, मतलब जिरकोनियम का 160 हाफनियम का 159, याद नहीं रहेगा तो भी कोई बात नहीं, इतना तो पता है हमको कि भाई जिरकोनियम और हाफनियम का रेडियाई आइडेंटिकल है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बोला क्या है, हाँ, रिस्पेक्टिवली एज कॉन्सिक्वेंस ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, अभी मैंने बोला ये लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है, तो ये तो सही है भाई, आइडेंटिफाई हमको इनकरेक्ट करना है स्टेटमेंट, तो ये तो गया। चलो नेक्स्ट, लैंथेनॉइड्स रिवील ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये गड़बड़ है, क्यों? क्योंकि हम लोग ने देखा है लैंथेनॉइड्स में जब ऑक्सीडेशन स्टेट की बात चलती है, तो ये +3 के अलावा +2 भी दिखा सकते हैं, +4 भी दिखा सकते हैं, करेक्ट। उनके F वाले 0 या फिर F वाले 14 कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, या फिर F वाले 7 कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। तो ये सारे चक्करों के, मतलब ये सारे चक्करों के चलते हमारा लैंथेनॉइड तो हमको पता है +3 ही नहीं दिखाता सिर्फ, वो बोला क्या है, लैंथेनॉइड्स रिवील ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये गलत है, ये गलत है। चलो मिल गया हमें द इनकरेक्ट स्टेटमेंट जिसको आइडेंटिफाई करना था हमको। बाकियों के केस में देखते हैं, वैसे तो पता है हमको नीट में सिंगल करेक्ट आंसर रहता है, तो यही गलत है। आगे भी देखते हैं, लैंथेनॉइड आयंस अदर देन F0 टाइप एंड F14 टाइप, ठीक है, ये दो को छोड़ के आर ऑल पैरामैग्नेटिक। अब देखो F0 मतलब 0 इलेक्ट्रॉन्स F में, F14 बोले तो सब पेयर्ड है, तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं तो कैसे पैरामैग्नेटिक होगा, करेक्ट। सॉरी, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो ही पैरामैग्नेटिक होगा, मुझे ये कहना था, ओके। और अगर यहां पर स्टेटमेंट में जो दिया है, लैंथेनॉइड आयंस अदर देन F0 एंड F14, इनको छोड़ के बाकी सारों के पास कुछ ना कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे ना। अरे भाई F में अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो अनपेयर्ड ही है, F में 13 भी इलेक्ट्रॉन्स है फिर भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो बचेगा ना फिलिंग करने के बाद। सबको आता है ना फिलिंग, वो 7 ऑर्बिटल्स बनाएंगे हम लोग, एक करके भरेंगे, पहले 7 को एक डिब्बे में, फिर बाद में पेयरिंग शुरू करेंगे, तो 13वें एलिमेंट तक हम लोग 6वें ऑर्बिटल पर तक ही पहुंचेंगे, 7वां तो अनपेयर्ड ही रहेगा, करेक्ट। तो F1 से लेके F13 ये जो है, ठीक है, F13 तक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की बारिश हो रही है, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। अब बोला क्या है, लैंथेनॉइड आयंस अदर देन F0 टाइप एंड F14 टाइप, मतलब ये सारों की बात चल रही है, आर ऑल पैरामैग्नेटिक होंगे भाई, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से तो पैरामैग्नेटिक होंगे, तो करेक्ट है, स्टेटमेंट करेक्ट है। चलो, और नीचे लास्ट में क्या दिया है, द ओवरऑल डिक्रीज इन द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई फ्रॉम लैंथेनम टू लुटेशियम। अब ये तो भाई कितनी ही बार देखा है हम लोग ने कि भाई डिक्रीज होना इन एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, छोटा फ्रॉम लैंथेनम ला टू लू क्या होता है, इज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, तो दिया वही है, लुटेशियम इज कॉल्ड लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, सही है भाई, क्योंकि गलत होने का कोई चांस ही नहीं है। ओ सॉरी, इसको टिक नहीं करना है, तो हमारा ये सही है, ये सही है, ये सही है, गलत तो यही है 2, तो आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग 2, खत्म। चल अगला सवाल देखते हैं, Which of the following reactions are disproportionation reactions? अब disproportionation reactions में हमको पता है हमारा जो रिएक्टेंट वाला स्पीशीज है उसमें हमारा जो एलिमेंट है वो जो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, समझ में आ रही है बात, बस यहां तक समझा। उस ऑक्सीडेशन स्टेट में से एक ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी प्रोडक्ट वाले स्पीशीज में और एक ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगी प्रोडक्ट वाले स्पीशीज में, ठीक है।
यही होता है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अब इनमें से बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस। तो ए दिख रहा है हमको, कॉपर 1+ में से जा रहा है रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट में, कॉपर 2+ में और कॉपर 0 में। तो 1+ में जो ऑक्सीडेशन स्टेट में है कॉपर, उसमें से एक स्पीशीज हमें मिल रहा है ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, एक स्पीशीज हमें मिल रहा है कम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला। +1 से +2 ज्यादा, +1 से 0 कम। डिस्प्रपोर्शनेशन है भाई, है तो टिक। बोला तो वही है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, तो है। चलो फिर MnO4 2- और यहां पर देखो MnO4- MnO2 दिया है। फटाफट क्या करना है मालूम है, सिर्फ हमें दिख रहा है कि भाई अगर डिस्प्रपोर्शनेशन को खोजना है ना, ये तो सिंपल सा रिएक्शन था डिस्प्रपोर्शनेशन का एग्जांपल। अगर आपको पता नहीं होगा ना डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होते हैं, तो ये एग्जांपल से आपको समझ में आ गए होंगे। जो मैंने थियोरेटिकली कहा था थोड़ी देर पहले क्या होते हैं, वो प्रैक्टिकली यहां पर रिएक्शन में समझ में आ गया। अब ऐसे तरीके के रिएक्शंस और ढूंढते हैं, क्योंकि देखो ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को भी। बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर डिस्प्रपोर्शनेशन। चलो वो छोड़ दो, ऐसे नहीं ध्यान गया तो भी चलेगा, पर नीचे ऑप्शन भी तो देखो भाई कि ए एंड बी ओनली, ए बी एंड सी, ए सी एंड डी, ए एंड डी ओनली, मतलब एक से ज्यादा आंसर है, मतलब एक से ज्यादा रिएक्शन डिस्प्रपोर्शनेशन है। तो अपनी खोज बंद नहीं करनी है, यहाँ पर आगे बढ़ानी है। वो तो समझ में आ ही जाएगा आपको, जब आप ऑप्शन देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ओके, तो मैंने तो देखे इसलिए मैंने आपको बताया खोज जारी रखनी। तो दूसरे वाली रिएक्शन पर आ जाते हैं हम लोग, खोजते हैं उसको कि भाई है क्या डिस्प्रपोर्शनेशन। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये हमको मैंगनीज दिख रहा है रिएक्टेंट में, उसका कुछ स्पीशीज, ओके, और प्रोडक्ट में भी भरे पड़े हैं मैंगनीज के, मतलब मैंगनीज के स्पीशीज। तो बस ढूंढो ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखो MnO4 2- में ऑक्सीजन 8- बाहर जाएगा, तो -2 + 8 हो जाएगा +6। तो यहां पर मैंगनीज +6 में है, ठीक है। अब ये देखो यहां पर MnO4-, ये तो पर मैंगनेट आयन हो गया, ओके। यहां पर भी सेम 8- बाहर जाएगा +8, 1 -1 +8 +7, तो मैंगनीज के पार +7 आ जाएगा भाई, ओके। और यहां पर तो 4- तो मैंगनीज 4+, मतलब +4। तो देखो एक ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा +6 से +7 मैंगनीज का, और एक ऑक्सीडेशन स्टेट कम +6 से +4 कम हुआ। तो डिस्प्रपोर्शनेशन ये भी है भाई। चलो अब जो नीचे वाले दो दिए हुए हैं ना, देखना इनमें यहां पर पोटेशियम पर मैंगनेट है, सेम MnO4-, MnO4-, तो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है मैंगनीज का यहां पर। अब यहां पर देखोगे ना आप K2MnO4, तो यहां पर MnO4 2- स्टेट में है, मतलब MnO4 पूरा पूरा एनायन में ऊपर 2- चार्ज है। तो देखो MnO4 2- पे मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट ढूंढना है, ये ऊपर ही निकाला है ना, देखो ना MnO4 2- में मैंगनीज +6 दिखा, MnO4 2- में मैंगनीज +6, MnO4 2- में मैंगनीज +6। अब यही से समझ में आ रहा है भाई कि डिस्प्रपोर्शनेशन मतलब यहां से मैंगनीज +7 से +6 में तो जा रहा है, एक ऑक्सीडेशन स्टेट कम में जा रहा है, पर दूसरा वाला स्पीशीज देखो MnO2 2 2 4 4-, ये 4+ में गया, और दूसरा भी जो मैंगनीज का स्पीशीज है उसमें मैंगनीज और भी कम में जा रहा है, ओके। तो एक में तो ज्यादा में जाना चाहिए था, पर इसमें से दोनों भी केसेस में +7 से +6 जा रहा है, +7 से +4 जा रहा है, कम ही हो रहा है, करेक्ट। तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं हो सकता भाई, क्यों? क्योंकि इन दोनों के बाद तो ऑक्सीजन बचा, तो कौन सा बचा स्पीशीज? नहीं बचा। टेस्टिंग मतलब देखने के लिए कि भाई एक में तो जा रहा है कि वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में हमारा मैंगनीज नहीं जा रहा है, ओके। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, खत्म। तो इसीलिए ये डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं। सेम टू सेम आप देखोगे यहां पर तो दो मैंगनीज के स्पीशीज दिए हुए, यहां पर एक ही दिया हुआ है। और वो भी देखो MnO2 है तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहां पर देखो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो +2 से +4, मतलब कुछ लॉजिक नहीं बन रहा है, ओके। क्योंकि दो तो स्पीशीज चाहिए एटलीस्ट ये समझने के लिए कि भाई मैंगनीज एक ज्यादा वाले ऑक्सीडेशन स्टेट में गया, एक कम वाले ऑक्सीडेशन स्टेट में गया, वो तो है ही नहीं, तो बात ही खत्म, ओके। MnO2 बस दिया हुआ है, खत्म, क्लियर। तो कौन से डिस्प्रपोर्शनेशन है? A and B ओनली। तो सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, A and B ओनली। अब ये देखो ये रिएक्शंस आप देखोगे ना, तो एक्चुअल में ये डी ब्लॉक के ही रिएक्शंस है। कॉपर का रिएक्शन हमारे MnO4 2- का डिस्प्रपोर्शनेशन हो रहा है, क्योंकि मैंगनेट में अपना पर मैंगनेट में और मैंगनीज डाइऑक्साइड में, या फिर पोटेशियम पर मैंगनेट का ये थर्मल डिकम्पोजिशन का रिएक्शन है वगैरह वगैरह। पर देखो क्वेश्चन पूछते कैसे है, देखो यहां पर भी देखो पर मैंगनेट का, ओके, आयन हमारे मैंगनीज 2+ के साथ का इंटरेक्शन वाला रिएक्शन है। तो क्वेश्चन पूछते कैसे हमें ये लोग, भले एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट से उठाएंगे, ओके। डिस्प्रपोर्शनेशन तो एज सच इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट है नहीं, ओके, वो तो रिडॉक्स का है, पर फिर भी रिएक्शन इस चैप्टर के देंगे आपको, आपके दिमाग के साथ खिलवाड़ करने के लिए, ताकि आपको लगेगा कि भाई कुछ याद भी करना है क्या इनमें। तो वैसे कुछ नहीं है भाई, सिर्फ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन ढूंढना था, बाकी कुछ नहीं करना है, ओके। बस बड़े बड़े रिएक्शन हमारे डी ब्लॉक में है,
तो इसलिए चिपका दिए हुए और आपको गुमराह करने की कोशिश की होगी मोस्टली। तो नहीं होना है गुमराह, सिंपली डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन ढूंढो, बात खत्म। तो ए एंड बी है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, तो ए एंड बी ओनली वन। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर डिस्प्रपोर्शनेशन। तो इसी के साथ दोस्तों हम लोग इस वीडियो के एंड पर आ गए हैं। आई होप हम लोग ने जो भी सवाल सॉल्व किए इस वीडियो में, जो भी PYQs देखे हम लोग ने, तो आपने भी मेरे साथ साथ सॉल्व किए होंगे। आपको भी एक अंडरस्टैंडिंग आई होगी कि भाई किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो मेरा आपको कहना है कि आप इसके बाद खुद से ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस कोशिश करना सॉल्व करने की, ओके, जिसके वजह से आपको थोड़ा ज़्यादा और प्रैक्टिस मिलेगी। और जैसे कि आप सभी को पता है, लर्न हो मतलब फ्री है पर बेस्ट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।